नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2021 का 20 अप्रैल 2022 को जो तीसरा शिफ्ट हुआ था उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जानते हो एक शिफ्ट में 25 मैथ का क्वेश्चन रहता है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही डिटेल में बारीकी से सॉल्व करते हैं। जितना भी रिलेटेड फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग दो तरह का वीडियो में अभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक है आपका कंप्लीट सॉल्यूशंस एक शिफ्ट का और दूसरा है उसका बेस्ट क्वेश्चंस। दोनों का ही पीडीएफ क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों के साथ आपको टेलीग्राम चैनल से फ्री में मिल जाएगा। आप जब वीडियो से प्रैक्टिस कर रहे हो आपको ये ज़रूर से ज़रूर कोशिश करना है कि क्वेश्चन को देखते ही आप वीडियो को पॉज किया करो। ठीक है, पॉज करके आपको खुद से एक ट्राई ज़रूर देना है। उसके बाद आप चेक करो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, और जिस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है वो अप्रोच आपके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। क्लियर है क्या? तो स्टार्ट कर सकते हैं क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका डीआई का हिस्टोग्राम से। बोला जा रहा है ड्यूरिंग व्हिच आवर इज द नंबर्स ऑफ कार्स पास्ड लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ कार्स पास्ड फ्रॉम 7 AM to 12 noon। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, पहले आपको यहाँ पे बोला गया है फ्रॉम 7 AM to 12 noon, जबकि डाटा जो आपको दिया गया है यहाँ पे वो दिया गया है 6 से लेकर 12 तक। लेकिन आपको बोला गया है क्वेश्चन में 7 से लेकर 12 तक एवरेज आपको फाइंड करना है और देखना है किसका उससे कम है। तो यहाँ पे आपका मतलब मिसरीडिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप गलत चीज़ को रीड कर लोगे। आप बाय डिफॉल्ट एवरेज फाइंड कर लोगे इनिशियली 6 से लेकर 12 तक। आप अगर क्वेश्चन को पहले पॉज करके सॉल्व कर रहे हो तो आप चेक करके देखो कि आपने सही किया है या गलत। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो बहुत ध्यान से रीड करो। हम लोग को करना क्या है, 7 से लेकर 12 तक जो नंबर ऑफ कार्ड्स है उनका एवरेज फाइंड करना है। हम लोग देख पा रहे हैं हर एक नंबर जो है 5 से डिविजिबल है, लास्ट में 5 है, तो डायरेक्ट 5 से भाग करके हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो पहले 105 बटे 5 21, देन आपका 130 है तो 26, देन 115 है तो 23, देन 95 है तो 19, देन आपका 45 है तो आपका 9। ठीक है, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है ना, यहाँ 60, 20 3 60 प्लस 10 70, 70 और ये 80 हो गया, 80 और 15 95 और आपका 3 98। तो एवरेज कितना है 98। अब आप देखिए कि 98 से कम कम कौन सा है, तो 95 है, आपका 45 है और आपका 70 है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जब आप एवरेज निकाल रहे हो तब 7 से लेकर 12 तक आपको निकालना है जो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। लेकिन जब आप चेक कर रहे हो कि किसका एवरेज से कम है तब आपको पूरे का चेक करना है 6 से लेकर 12 तक। क्योंकि आप अगर सिर्फ 7 से लेकर 12 तक चेक करोगे तो आप देखो 10 से 11, 11 से 12, ये उससे कम है जो ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, लेकिन आप अगर पूरे का चेक करोगे तो 6 से 7, 10 से 11, 11 से 12, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो आसान है, सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को गलत रीड करके गलत आंसर टिक करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए मैं पहले आपको समझा दिया कि कहाँ कहाँ पे गलती हो सकता है, तो आपको वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन है आपका डीआई का हिस्टोग्राम से। तो बोला जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर्स 2017 and 18 taken together and the income of the years 15 and 16 taken together। पहली बात, बीच में एंड है, एंड की जगह टू भी रह सकता है, तो ध्यान रखने आपको कि एंड दिया गया है या टू दिया गया है। यहाँ पे भी आपका बीच में एंड है, एंड है मतलब सिर्फ ये दोनों का लेना है और ये दोनों का लेना है। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि डिफरेंस तो पूछा गया है, ठीक है, लेकिन पहले का जो है वो है एक्सपेंडिचर, दूसरे का जो है वो है इनकम, तो ये भी ध्यान रखना है। आपको गलत रीड कर नहीं करना है, या आपको बाय डिफॉल्ट ये नहीं मानना है कि दोनों ही केस में एक्सपेंडिचर है या आपका दोनों ही केस में इनकम है। ठीक है,
तो देखिए एक्सपेंडिचर 2017 और 18, एक्सपेंडिचर मतलब लाल वाला, तो 300 और 325 625, और आपका इनकम 15 और 16 में, 15 और 16 में मतलब ब्लू वाला 280 प्लस 25, तो 305, 305 प्लस 300 तो 605, तो 20। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। तो बोला जा रहा है कि 4a माइनस 3b जो है 1 है, ab जो है हाफ है, तो 64a³ प्लस 27b³ क्या होगा। अब 64a³ प्लस 27b³ इसको 4a का होल क्यूब प्लस आपका 3b का क्यूब लिख सकते हो। तो अगर यहां से हम लोग 4a प्लस 3b फाइंड कर ले तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसको करने का और एक प्रोसेस भी है जहां पे हम लोग a और b का इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा। देखिए ए बी हाफ है तो ए क्या हो जाएगा ना 1/2b। ए अगर 1/2b है तो 4 इंटू 1/2b ये कितना हो जाएगा 2/b माइनस 3b दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो ना 2 माइनस 3b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू b। तो 3b का स्क्वायर माइनस b प्लस 2, सॉरी प्लस 2 तो होगा क्या, प्लस 2 नहीं होगा, माइनस 2 ही होगा। 3b का स्क्वायर प्लस b माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो 3 2 6 है, तो प्लस 3b माइनस 2b। अब 3 से आपको भाग करना है क्योंकि 3 क्या है, 3 है बी स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो आपको यह ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्ट में सॉल्व किया जाए वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो साइन को अपोजिट करना है, तो b का वैल्यू एक जगह आ जाएगा -1 और दूसरी जगह b का वैल्यू आ जाएगा 2/3। अपोजिट साइन हम लोग लेंगे। ठीक है, तो b का वैल्यू है 2/3, a का वैल्यू क्या हो जाएगा ना 3/4। क्लियर है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं शॉर्ट में वो आपको जरूर से जरूर माइंड में रखना है। तो 4a का होल क्यूब, तो 4 इंटू 3/4 तो सिर्फ 3 का क्यूब प्लस अब आपका 3b मतलब 2 का क्यूब, तो 27 और 8 35। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका सीआई से। बोला जा रहा है डिवाइड 66,300 को बिटवीन ए एंड बी in such a way that the amount that A receives after 8 years is equal to the amount B receives after 10 years, with compound interest being compounded annually at the rate of 10% per annum. तो देखिए इसको कैसे करेंगे। आप तो जानती हो कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट होता है दैट इज इक्वल टू 1 + r/100 टू द पावर n इंटू है p। ये क्या है, ये है आपका अमाउंट। अमाउंट को हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग मान ले ए को मिल रहा है, ए को जो मिल रहा है, ए को जो धनराशि मिल रहा है वो है ए, तो ये 8 साल में कितना बनेगा 1 + 1/10, क्योंकि आर जो है 10% है, टू द पावर 8, एन जो है नंबर ऑफ ईयर्स। अब बी को मिला हुआ धनराशि अगर बी है तो 1 + 1/10 टू द पावर 10, 10 साल में ये बनेगा पी का अमाउंट। तो बोला वही जा रहा है कि ए और बी को इस तरह से दिया जा रहा है अमाउंट सो दैट ए का 8 साल में और बी का 10 साल में अमाउंट जो है बराबर हो जाए। अब एक चीज देखिए A/B ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 + 1/10 का स्क्वायर, मतलब 11/10 का स्क्वायर, तो 121/100।
क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? अब देखिए ए और बी का जो धनराशि है उसका रेशियो है इतना, दोनों का सम कितना है 221। 221 किसके बराबर है? टोटल जो अमाउंट डिवाइड किया गया था मतलब 66300 के बराबर। अब सीधा देख सकते हो ये जो है आपका 3 गुना है। 3 गुना अगर है तो ए को मिलेगा 121 इंटू 3 363 और बी को मिलेगा 300 मतलब 30,000। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मैं बार बार बोलता हूँ आपको क्वेश्चन को उतना ही सॉल्व करना है जितना आपका क्वेश्चन डिमांड करता है। इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना आपका ऑप्शंस किस तरह से दिया गया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना दूर तक कैलकुलेशन को खींचोगे। क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड पार्टनरशिप से। बोला जा रहा है 3 पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट इन ए बिजनेस इन द प्रोपोर्शन 9:8:11. They invested their capitals for 4 months, 6 months and 18 months respectively. What was the ratio of their capital? देखिए आपको पता है कि प्रॉफिट जो होता है एक बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट का रेशियो में बांटा जाता है। अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो मतलब आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो कैपिटल और कितना टाइम के लिए कर रहे हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके बनता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मान ले कि पहले का कैपिटल कितना है एक्स, कितना साल के लिए, साल नहीं कितना महीने के लिए, 4 महीने के लिए, यह है 4x। दूसरे का कितना है, दूसरे का है आपका अगर मैं y मान लूँ तो y इंटू 6y और तीसरे का 18 अगर मैं z मान लूँ तो z इंटू 18। ये रेशियो किसके बराबर है? 9:8:11। तो यहाँ से हम लोग अगर x:y:z फाइंड करना चाहे आप दो दो लेके भी फाइंड कर सकते हो और लास्ट में आप इफेक्टिव रेशियो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, दो दो लेके भी आप अगर करोगे, आप देखो यहाँ पे 27:16 दिया गया है, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 81:48 बनता है। ऐसे ही इसके भी लास्ट में दो सेम है, इसके भी लास्ट में दो सेम है, तो आपको तीनों का ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप अलग अलग भी कर सकते हो दो दो करके और लास्ट में इफेक्टिव वाला फाइंड कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो ऐसे। तो x:y:z, x का क्या हो जाएगा 9/4, x2 क्या हो जाएगा, y का क्या होगा 8/6 और z का क्या होगा 11/18। एलसीएम क्या है, एलसीएम है 36, तो 9 9 81, इधर 6 आ जाएगा, 6 8 48 और इधर 2 आ जाएगा तो 22। तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस से। बोला जा रहा है अ लैडर लेंथ ऑफ 3.5 मीटर जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ अ वॉल। एक लैडर है ऐसा जिसका लेंथ कितना है 3.5 है। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, 60 डिग्री विद द वॉल। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लैडर जो है किसके साथ एंगल बना रहा है, वो वॉल के साथ बना रहा है या वो ग्राउंड के साथ बना रहा है। यहाँ पे तो दिया गया है कि लैडर जो है आपका वॉल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये अगर 60 है, ये कितना है 30 है, ये तो 90 है, पता है आपको। पूछा क्या जा रहा है हाइट ऑफ द वॉल, मतलब ये आपको फाइंड करना है। तो 30 के उल्टे तरफ आपको फाइंड करना है। आपको पता है 90 के उल्टे तरफ जो होगा वो 30 के उल्टे तरफ का 2 गुना होगा। तो 2x का वैल्यू 3.5, x का वैल्यू 3.5/2, तो 17 से जाएगा तो 1.75। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? ये जो ऑपरेशंस है इसके उल्टे तरफ क्या आएगा, 60 के उल्टे तरफ क्या आएगा, 30 के उल्टे तरफ क्या आएगा, ये सब के ऊपर आपका स्पीड डिपेंड करता है हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आप उतना जल्दी ही सॉल्व कर पाओगे जितना ये जो कॉन्वर्शन है आपके माइंड में क्लियर रहेगा। ठीक है, ये एकदम पूरा रटा होना चाहिए। इसके पहले जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है हर एक में मैं वो चीज़ ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लगातार फॉलो कर रहे हो तो अभी तक वो आपको रट गया होगा। क्वेश्चन है आपका डीआई का हिस्टोग्राम से। तो क्या पूछा जा रहा है,
डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अगर समझ में नहीं आया तब पीछे वाले इन्फॉर्मेशन को हम लोग पढ़ेंगे। बोला जा रहा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ यूथ इन द 5 स्टेट्स। तो आप देख सकते हो डाटा आपको यूथ का दिया गया है और एम्प्लॉयड यूथ का दिया गया है। आपको पूछा जा रहा है एवरेज ऑफ यूथ इन 5 स्टेट्स, मतलब ये ग्रे वाला, ये वाले डाटा को आपको लेना है और 5 से भाग करना है। देखिए कैसे हम लोग माइंड में ऐड करेंगे न, 12 और 8 20, 20 और 11.5 तो 31.5 प्लस 10 41.5 प्लस 9 तो 50.5। तो 50.5 को अगर हम लोग 5 से भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10.1। मतलब आप समझ रहे हो, जीरो इधर उधर हो सकता है क्योंकि लाख्स में है, तो 101 तो आएगा ही, 101 ही आएगा सिर्फ, बाद में 5 नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन से। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा पड़ सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में हम लोगों को न्यूमरेटर जो है ऊपर वाला पार्ट उसको अलग से करना है और डिनोमिनेटर जो है नीचे वाला पार्ट उसको अलग से करना है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन को कॉपी में नहीं लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। देखिए ऊपर वाले पार्ट को अगर करेंगे तो एक ही प्लस मुझे दिख रहा है जो यहाँ पे है। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा 3/2, फिर देखिए प्लस 7 के साथ और 10/7 डिवाइड है, पैकेट के अंदर क्या आएगा 5 और 8 तो 8/5 इंटू 4 के 4 और 5 तो 5/4 इंटू क्या है 3 2 6 7/3। ध्यान रखना है यहाँ पे डिवीजन जो है पहले होगा, बाद में ये वाला होगा। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ इसका करते हैं 10/7 डिवाइड क्या है 4 2 से कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो 2 से भाग करना है, 2 नीचे आएगा तो क्या बनेगा 5/7, 5/7 इंटू 7/3 तो ये क्या बन रहा है 5/3। तो ऊपर क्या बन रहा है 3/2 प्लस 5/3 तो 9 और उधर आपका 10 तो 19/6 आ रहा है, ऊपर आ रहा है 19/6। क्लियर है इतना तक? नीचे देखिए, नीचे आ रहा है 3 2 6 8, 8/3 डिवाइडेड बाई 4/9 इंटू 5/6। पहले होगा डिवीजन का, डायरेक्टली हम लोग को पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा। तो देखिए 9 अगर ऊपर जाएगा और 4 अगर नीचे आएगा तो ऊपर बन रहा है 72 और नीचे बन रहा है क्या 12, तो 6 बन रहा है, तो 6 इंटू 5/6 तो ये कितना आ रहा है 5, तो 5 और नीचे प्लस अभी 14 बाकी है तो 19, 19/6/19 तो कितना आएगा आंसर आएगा 1/6। तो ऑप्शन सी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका डीआई का पाई चार्ट से। डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अगर समझ में नहीं आया तब पीछे वाले इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। बोला जा रहा है हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन्ड ग्रेड बी देन दोज हु ऑब्टेन्ड ग्रेड सी। तो बी और सी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 3% का। 3% ऑफ व्हाट, 3% ऑफ 1800, तो 18 3 54 आपको सीधा दिख रहा है, ऑप्शन सी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जीरो के बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, अगर ऐसा रहता 54 रहता, 5.4 रहता, 540 रहता, 5400 रहता तब आपको सोचना पड़ता। क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम से। तो बोला जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 6 8 एंड 15। ठीक है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा नंबर है, इन सबसे भाग होने वाला नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। ठीक है, सबसे बेस्ट है इस तरीके का क्वेश्चंस के लिए, अब ऑप्शन टेस्ट करो। तो आप देख रहे हो चारों जो ऑप्शंस हैं, चारों ही ऑप्शन क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर, यहाँ 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर। अब आपको देखना है डिविजिबिलिटी रूल। तो आप अगर देखोगे, अब देखो यहाँ पे 3 तो है ही और आपका 8 है और इधर 15 के अंदर 5 भी है। तो अगर हम लोग 5 से चेक करते हैं तो लास्ट में मेरा 5
या 0 होना चाहिए। तो सी और डी तो ऐसे ही नहीं होगा, हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अब ए और जो बी है इसमें आप देखो, अगर आप 3 से देखते हो तो 3 से दोनों ही भाग होने वाला हो जाएगा। लेकिन आप अगर 8 से चेक करोगे, या 8 को छोड़ो, आप 6 से अगर डायरेक्ट चेक करते हो तो आप देखो ऑप्शन बी जो है 6 3 18 और 45, तो ये तो नहीं होगा। तो पहला वाला जो है 6 से भी भाग है, 8 से भी भाग है, 15 से भी भाग है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री से। तो देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट कॉपी में नहीं लिखेंगे, और कॉस को साइन को पूरा नहीं लिखेंगे, कॉस को सी लिखेंगे, साइन को एस लिखेंगे, टैन को टी, कॉट को सी टी, कोसेक को सी एस, और आपका सेक को ए सी। तो आप देखो यहाँ पे 62 और 28 दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 28 मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर 62। तो ये हो जाएगा ऊपर 5 माइनस 21। नीचे देखिए 35 और 55 दोनों का सम कितना है 90। साइन स्क्वायर 55 मतलब कॉस स्क्वायर 35। तो यहाँ पे 7 प्लस 1 बनेगा नीचे। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, ये आ रहा है -16/8, तो -2 आ रहा है। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 2D मेंसुरेशन से। 2D मेंसुरेशन का जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट है वहां से क्वेश्चन को लिया गया है। तो बोला जा रहा है एक सर्कल जो है सर्कमस्क्राइब करता है एक क्वाड्रिलेटरल को। ठीक है, मतलब क्या, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपका सर्कल के अंदर आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो क्या क्या है ना, ए बी सी डी जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, रुकिए। देखिए तो ये है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, बोला जा रहा है एंगल डी ए बी, अच्छा मैं नाम दे दूं ए बी सी डी। एंगल डी ए बी कितना है 100 है। एंगल ए डी बी ये कितना है 35 है। तो ये हो गया 35। एंगल सी डी बी ये कितना है, ये है 40। डी बी सी आपको फाइंड करना है, ये वाला आपको फाइंड करना है। ठीक है, एक्स क्लियर है क्या इतना? तो सीधा देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मतलब ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी अगर 180 होगा तो सी का वैल्यू क्या होगा 80 हो जाएगा। ट्राइंगल सी डी बी को अगर हम लोग देखेंगे, ट्राइंगल सी डी और बी को, तो एक चीज देखिए इसका समीशन कितना होना चाहिए 180। 180 माइनस 120, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 60। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का ट्राइंगल से। तो बोला जा रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर, जहां पे क्यू क्या है, क्यू है आपका 90 डिग्री। पी क्यू और आपका आर, ए एंड बी जो है आपका मिड पॉइंट है पी क्यू के एंड आपका पी आर के। ए एंड बी जो है आपका पी क्यू के एंड पी आर के मिड पॉइंट है। पी क्यू 16 है, क्यू आर कितना है 30 है, और पी आर क्या है 34 है। तो बोला जा रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रापेजियम ए बी आर क्यू। तो अगर ए और बी को हम लोग जोड़ देते हैं तो ए बी आर क्यू का पेरीमीटर आपको पूछा जा रहा है। मतलब हर एक का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऐड करके पेरीमीटर निकाल सकते हो। ए एंड बी मिड पॉइंट है और पैरेलल है क्यू आर के, तो सिमिलरिटी से हम लोग बोल सकते हैं ये 15 होगा। ए क्यू जो है पी क्यू का आधा है तो ये 8 हो जाएगा। बी आर जो है आपका 17 हो जाएगा, आधा ऑफ हाइपोटेन्यूज।
और क्यू आर है 30। तो 15 और 8 23, 23 और 30 53, 53 और 7 60, 60 और 10 70। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से। बोला जा रहा है ए इज 20% मोर देन बी, बी इज 40% लेस देन सी एंड सी इज 20% मोर देन डी। एंड ए और बी के बीच में आपको पूछा जा रहा है ए डी से कितना परसेंटेज लेस है। तो ए है, बी है, सी है, डी है। तो डी अगर 100 होगा, सी कितना होगा ना 120, 20% मोर है। बी जो है आपका 40% लेस, 40% लेस, 40% होता कितना है 2/5। तो अगर 2 लेस करेंगे 5 से तो कितना होगा 3/5। तो 3/5 ऑफ 120, तो 24 5 120 और 3 तो 72। ए कितना है, ए है 25% मोर, 25% मोर। 25% कितना होता है 1/4। तो अगर मोर करेंगे तो कितना होगा 5/4। 4 कटेगा 72, तो 4 18 है 72, 18 5 90। क्लियर है, ये है आपका 72 इंटू है 5/4। ये है आपका 120 इंटू है आपका 3/5। तो पूछा जा रहा है ए कितना लेस है। ए है आपका 90, 10 लेस है डी से, डी है 100 इंटू है 100। तो 10% हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका एल्जेब्रा से। तो वही क्वेश्चन है जो पिछले 6 जन्मों से पूछा जा रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इस फॉर्मूला के ऊपर। इसके पहले जितने बार भी ये क्वेश्चन आया है मैंने हर बार फॉर्मूला को ऐड कर दिया है। आप अगर मेरे वीडियोस को लगातार फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि फॉर्मूला में 3 फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहला और लास्ट जो होता है लगभग सेम टाइप का है, जो ज़्यादा आपका यूज़फुल है, और दूसरे वाला भी आसान है, वो कम यूज़ होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 अगर ब्रैकेट के अंदर होगा तो बाहर भी कुछ नहीं आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 अगर ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो 3 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, और हर एक के पहले ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई है। क्लियर है इतना? देखिए, आपको पूछा गया है कि 4abc का वैल्यू कितना है। तो देखिए, अगर हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू फाइंड करें तो 189 जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये कितना हो जाएगा ना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो 30 सॉरी ए प्लस बी प्लस सी पहले आएगा, फिर होगा उसका होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पे देखिए ए बी बी सी सी ए का वैल्यू दिया नहीं गया है, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर कर देंगे 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 32 प्लस 2 इंटू एक्स। एक्स क्या है, एक्स है आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 36 माइनस 32, 4/2, तो 2 हो जाएगा। तो 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो ये कितना बन रहा है 180 बन रहा है। तो ए बी सी का वैल्यू कितना आएगा ना 9/3, तो 3 आ जाएगा। 4abc कितना होगा 12 होगा। तो ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका सार्ड्स एंड इंडिसेस से। ये पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो CGL 2021 में पूछा गया है। इसके पहले किसी भी शिफ्ट में सार्ड्स एंड इंडिसेस से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो देखिए, आपको ये डाटा दिया गया है, आपको ये पूछा गया है। ठीक है, तो एक चीज देखिए, ये जो दिया गया है 5√3 प्लस √75, तो 25 3 होता है 75, तो हम लोग लिख सकते हैं 5√3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 17.32। तो ये जो 17.32 है ये बेसिकली 10√3 का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 14√3 प्लस आपका √108, 36 3 होता है 108, तो ये हो जाएगा 6√3। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 20√3।
मतलब 17.32 का दुगना, तो ये हो जाएगा आपका 34.64। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से। तो बोला जा रहा है कि द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 8√3। तो क्यूब का बॉडी डायगोनल कितना होता है ना, √3a होता है। तो ये अगर 8√3 है तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 8। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा, तो 512 जो है आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। बोला जा रहा है अ पर्सन बॉट ए बुक एट 31% डिस्काउंट ऑन इट्स प्रिंटेड प्राइस। जो मार्क प्राइस है उसके ऊपर 31% डिस्काउंट देके बुक को खरीदा है। इफ नो डिस्काउंट वॉज गिवन देन ही वुड हैव टू पे इतना मोर। अगर डिस्काउंट नहीं देता तो इतना पेमेंट करना पड़ता। हाउ मच डिड ही पे फॉर द बुक। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। पहले बोला जाता है कि 31% डिस्काउंट दिया जा रहा है, फिर बोला जा रहा है कि अगर डिस्काउंट नहीं देता है तब इतना पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि 31% का वैल्यू 2480 है, क्योंकि अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो इतना ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब डिस्काउंट का पैसा इसको अलग से देना पड़ेगा। और पूछा जा रहा है कितना पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब ये डिस्काउंट देने के बाद कितना पेमेंट करना पड़ेगा ना, 100 माइनस 31 कितना होगा, 69%। इतना पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है चीज़ें। तो 31 का वैल्यू क्या है, 31% का वैल्यू है आपका 2480। तो एक का वैल्यू कितना आप देख रहे हो 80, तो 69% का वैल्यू कितना होगा, 69 इंटू आपका 80। तो लास्ट में 2 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, तो 55 20। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 2 आएगा और 0 तो आएगा ही। 7 6 8 48 और 7 55। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। तो टाइम एंड वर्क से जब क्वेश्चन आएगा, जिस तरह से आपको क्वेश्चन में बोला गया है आपको ऐसा ही स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। ठीक है, क्वेश्चन को अगर शॉर्टकट में करेंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए, बोला जा रहा है कि ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज एंड 18 डेज रेस्पेक्टिवली। तो ए करता है 12 दिनों पे और बी करता है आपका 18 दिनों पे। अच्छा, तो एलसीएम अगर हम लोग देखें तो 36 आ जाएगा। ए एक दिन में 3 काम करता है और बी करता है 2 काम, दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करता है। अब बोला जा रहा है, देखिए इतना तक जो है बेसिक है, इसके आगे जो बोला जाएगा ना आपको जैसे बोला गया है वैसे ही करते जाना है। क्या बोला जा रहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज आफ्टर व्हिच बी वॉज रिप्लेस्ड बाई सी। तो 4 दिन तक काम किया, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा। बाकी कितना है, 16 बाकी है। 36 माइनस 20 16। अच्छा, बी को रिप्लेस करता है सी और रिमेनिंग वर्क जो है मतलब 16 काम जो है ए और सी मिलके 4 दिनों पे करता है। अच्छा, तो 4 दिनों पे ए कितना करेगा, 4 दिनों पे ए करेगा 3 इंटू 4 मतलब 12 काम ए कर लेगा। तो बाकी कितना रह जाएगा 4 दिनों पे करने के लिए, जो सी करेगा वो करेगा 4 काम। सी 4 काम करता है 4 दिनों पे, ठीक है, नेक्स्ट 4 डेज पे। तो सी का एफिशिएंसी क्या, सी का एफिशिएंसी हो गया 1। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट द 50% ऑफ द वर्क। टोटल वर्क है 36, इसका 50% मतलब क्या, 18। और सी एक दिन पे एक काम करता है तो काम को खत्म करने में 18 दिन लगेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ज्यादा आपको सोचना नहीं है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है ऐसे ही आपको एक के बाद एक करते जाना है। क्वेश्चन है आपका एवरेज से। एवरेज में एक कॉन्सेप्ट होता है रिप्लेस्ड वैल्यू का, तो उस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को लिया गया है। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कैसे करेंगे देखिए। बोला जा रहा है व्हाइल प्रिपेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ इंग्लिश ऑफ ए क्लास द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट गॉट रिकॉर्डेड 95 इन प्लेस ऑफ 57।
तो 57 की जगह 95 रिकॉर्ड किया गया है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच देयर वॉज एन इंक्रीज इन द एवरेज स्कोर बाई 0.95। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर देयर इन द क्लास। ठीक है, आपको क्लास में कितना बच्चा है उसका नंबर पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज कि न्यू वैल्यू दैट इज इक्वल टू रिप्लेस्ड वैल्यू प्लस माइनस एवरेज चेंज इनटू टोटल नंबर। ठीक है, ध्यान से समझिए कैसे हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला को। ना बोला जा रहा है न्यू वैल्यू और रिप्लेस्ड वैल्यू, दोनों चीज है, रिप्लेस्ड वैल्यू और आपका न्यू वैल्यू। तो देखिए किसको रिप्लेस किया गया है, रिप्लेस्ड वैल्यू मतलब जिसको रिप्लेस किया गया है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, मतलब रिप्लेस करके आप क्या लिख रहे हो वो नहीं है, रिप्लेस्ड वैल्यू मतलब जिसको रिप्लेस्ड किया गया है उसका बात हो रहा है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे गॉट रिकॉर्डेड एज 95 इन प्लेस ऑफ 57, मतलब 57 जो है रिप्लेस्ड वैल्यू है, जिसको बदल दिया गया, जिसको रिप्लेस कर दिया गया। नया वैल्यू क्या है 95, तो 95 दैट इज इक्वल टू 57। अब प्लस है माइनस है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्लस भी है माइनस भी है। तो किसको लिखेंगे ना, एवरेज चेंज, अगर बढ़ेगा तो प्लस लेंगे, घटेगा तो माइनस लेंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है देयर वाज एन इंक्रीज, तो बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ेगा ना 0.95 से बढ़ेगा इनटू टोटल नंबर। टोटल नंबर्स मतलब क्या, टोटल कितना स्टूडेंट है या टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज। ठीक है, टोटल हम लोग मान रहे हैं एक स्टूडेंट है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे देखिए 95 माइनस 57, तो 45 पहले आएगा, 50 माइनस करेंगे, फिर से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 38। तो 38 बटे आपका 95 ऊपर 100 लिख रहे हैं, तो 19 2 38 और 19 5 95, तो 5 20 100, तो x का वैल्यू हो जाएगा 40। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर फॉर्मूला को याद रखेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आप जब क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हो, मतलब बेसिक से सॉल्व नहीं कर रहे हो, कोई फॉर्मूला या कोई ट्रिक से कर रहे हो, आपको ऐसा ट्रिक या ऐसा फॉर्मूला आपको पकड़ में लेना है जो आपका हर एक क्वेश्चन के लिए वैलिड हो या ज़्यादातर क्वेश्चन के लिए वैलिड हो। अगर आप ऐसा शॉर्टकट से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो जो बस एक पर्टिकुलर टाइप का ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तब आपको वो याद रखना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा चीज़ आप याद रखोगे इस तरह का, तो उतना आपका कन्फ्यूजन बढ़ेगा या आप उतना ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो जो बेसिक से हो रहा है या ऐसा कोई फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं उस मैथ पे जो हर जगह लग जाता है, वो ज़्यादा सही रहता है। क्वेश्चन है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से। तो बोला जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज कवर्ड इन 7 आवर्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। By how much should the speed be increased so that 2 hours of traveling time will be saved? अच्छा देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 50 की स्पीड से 7 घंटे में डिस्टेंस को कवर कर लेता है। तो स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा, हाउ मच द स्पीड बी इंक्रीज्ड सो दैट 2 घंटा आपका ट्रेवलिंग टाइम घट जाए। क्लियर है? तो पहले अगर दोनों तरफ हम लोग टोटल डिस्टेंस को देखें तो पहले कितना जा रहा था, 7 × 50 मतलब 350 जो होगा आपका टोटल डिस्टेंस है। हम लोग चाहते क्या है, हम लोग चाहते हैं कि 2 घंटा ट्रेवलिंग टाइम घट जाए, मतलब डिस्टेंस जो है उनको उसको 5 घंटे में तय करना है। तो 5 घंटे में अगर तय करना है तो 5 × स्पीड क्या होना चाहिए, x। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो x दैट इज इक्वल टू 70। तो आप क्या करोगे, तुरंत टिक कर दोगे, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये जो कंडीशंस है, क्वेश्चन आसान है लेकिन यहाँ पे सिली मिस्टेक का चांसेस ज़्यादा है। देखिए कैसा, देखिए जब आप ये समझिए जब क्वेश्चन टफ है या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें सिली का चांसेस कम होता है, लेकिन क्वेश्चन अगर आसान है
उसमें सिली का चांसेस ज़्यादा मतलब ज़्यादा रहता है। तो आपको ध्यान रखना है जब आसान क्वेश्चन है उसके लास्ट में क्या पूछा जा रहा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पूछा गया होगा और एक आप टिक करके आ जाओगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो x इजिकल टू 70 आ रहा है और 70 ऑप्शन में भी है, और उधर टाइम तो कम है, आपका दिमाग बहुत जल्दी 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 दौड़ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 70 टिक करके आ जाओगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है पूछा जा रहा है हाउ मच द स्पीड बी इंक्रीज्ड, कितना इंक्रीज करना है, ठीक है। दो तरह से पूछ सकता है ये चीज, कितना इंक्रीज करना है स्पीड को, पहले से कितना इंक्रीज करना है जो यहाँ पे पूछा गया है। या आपको ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द इंक्रीज्ड स्पीड, मतलब इंक्रीज होने के बाद स्पीड क्या आया, तब 70 आंसर होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है ना, 50 माइनस करना पड़ेगा, 50 से कितना इंक्रीज हुआ है, 20 इंक्रीज हुआ है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। आप अगर वीडियोस को लगातार फॉलो कर रहे हो तो कहाँ कहाँ पे सिली मिस्टेक होता है ये आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। बोला जा रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, इफ इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस देन देयर इज द लॉस ऑफ 10%. व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। हम लोग मान लेते हैं कि आर्टिकल जो है उसका एसपी पहले था 100। अब बोला जा रहा है जब 70% ऑफ दिस प्राइस, मतलब 100 का 70% में जब बेचा जाता है तब 10% प्रॉफिट लॉस होता है। तो जब 70 में बेचा जाएगा तब 10% लॉस होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 90% का वैल्यू है 70। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 7/9 इंटू 100। क्लियर है। ये क्या है, ये है सीपी। ठीक है क्या। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे जो 100% है और यहाँ पे जो 100 है दोनों अलग अलग है। क्लियर है। ये जो 100 आ रहा है ये 100, ये आ रहा है 90 से ये 100। क्लियर है। क्योंकि 10% लॉस हो रहा है तब 90% का वैल्यू 70, 100% का वैल्यू कितना होगा। क्लियर है क्या आपको। इसमें कॉन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप दोनों जगह 100 देख रहे हो, आप कॉन्फ्यूज हो रहे हो। अब देखिए, जैसे हम लोग को सीपी मिल गया, ये है सीपी। तो बोला जाता है अगर पुराना जो एसपी था, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, उसमें अगर बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा। उसमें बेचेंगे मतलब 100 में बेचेंगे। ये है एसपी और सीपी क्या है 700/9, ये है सीपी। तो 700/9 से आप ऐसे कर सकते हो, 700/9 से 100 बन रहा है। मतलब हम लोग सीधा बोल सकते हैं, आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, तो 700 से 900 बन रहा है। तो प्रॉफिट कितना, 200 का कितने पे, 700 पे इंटू 100। तो 200 बटे आपका 7% होगा फाइनल आंसर। ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका 2D मेंसुरेशन का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से। तो बोला जा रहा है PQRS जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जहां पे PQ क्या है, PQ है आपका डायमीटर। ठीक है। तो PQ अगर डायमीटर हो गया और PQRS मतलब पूरा जो आपका क्वाड्रिलेटरल है वो एक ही तरफ बनेगा। तो PQR और इधर S। PQ है डायमीटर, सेंटर बन गया O। एंगल RPQ है 23, एंगल RPQ 23। तो ये एंगल कितना है 23। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल PSR, तो ये आपको फाइंड करना है। ठीक है। तो एक चीज सीधा बात देखिए, PQ डायमीटर है तो ये होगा 90 डिग्री। ये अगर 23 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 23, तो कितना आएगा 70, और 3 माइनस होगा तो 67। अब एस क्यू, एंगल Q और एंगल S दोनों का समीशन कितना है 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। तो 180 माइनस 167, तो 180 माइनस 60 कितना 120, 120 माइनस 7 कितना 113। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री से। तो बोला जा रहा है कि अब देखिए यहाँ पे जो आपका एक्सप्रेशन दिया गया है और जो आंसर्स दिया गया है वो भी एक फंक्शन पे है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन टेस्ट भी कर सकते हैं या हम लोग क्या कर सकते हैं ना, डायरेक्ट इसको डिराइव कर सकते हैं। तो ऑप्शन टेस्ट में आप अगर 30 पुट करते हो तब ठीक है, या 60 पुट करते हो तब ठीक है। 90 और 0 आप पुट नहीं कर सकते हो क्योंकि थीटा का वैल्यू होगा 0 से लेकर 90 तक। और अगर आप 45 पुट करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सेम हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा सेम हो जाएगा अगर 45 पुट करोगे तब। तो बेहतर है आप इसको डिराइव कर लो, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, जब इतना सारा कॉन्फ्यूजन है तब आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है। देखिए 1 माइनस कॉट, तो 1 माइनस 1/10 हम लोग लिख सकते हैं बाई 1 माइनस 10, इसका होल स्क्वायर प्लस है 1। तो देखिए एक चीज यहाँ पे ऊपर आ रहा है t-1, नीचे t इंटू 1 माइनस टी, इसका क्या है, इसका है होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है प्लस है 1। तो ऊपर है नीचे 1 माइनस टी कट जाएगा, स्क्वायर है तो माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है कॉट स्क्वायर प्लस 1। हम लोग tan को t, कॉट को सी टी और आपका साइन को s, कॉस को c, कोसेक को सी एस और सेक को ac लिखते हैं, ठीक है, सो दैट आपको एग्जाम में कम लिखना पड़े। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, ये 1 होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री से, जियोमेट्री का ट्राइंगल से क्वेश्चन है। बोला जा रहा है इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए 68, इफ आई इज द इंसेंटर ऑफ द ट्राइंगल देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बीआईसी। तो बहुत ही सिंपल है, जब बीआईसी पूछा जाएगा इंसेंटर एंगल तब 90 डिग्री प्लस एंगल a/2, या यहाँ पे क्या होगा, एंगल a/2 ही होगा। तो 90 प्लस आपका इधर कितना आएगा ना, 34 आएगा। तो 124 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा फाइनल आंसर। मैं जब कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ तो उसके साथ जितना रिलेटेड चीज़ें हैं, जितना रिलेटेड कॉन्सेप्ट या फार्मूलाज है, सब मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या एंगल हम लोग को पूछ सकता है एग्जाम में, जियोमेट्री से स्पेशली जितना भी पूछ सकता है सब कुछ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि इनसेंटर जो है, इनसेंटर और एक्सेंटर दोनों भाई भाई है। एक में होता है 90 डिग्री प्लस a/2, दूसरे में होता है 90 डिग्री माइनस a/2। दोनों एक साथ जुड़ के एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों का समेशन आप देखो 90 प्लस 90 180 आएगा, a/2 कट जाएगा। अगर मीडियन को हम लोग एक साथ जोड़ते हैं तो उसको बोला जाता है सेंट्रॉइड और कैविटी सेंटर। अगर एंगल बाइसेक्टर्स को जोड़ते हैं तो बोला जाता है इनसेंटर। एक्सटर्नल बाइसेक्टर को अगर जोड़ते हैं तो उसको बोला जाता है एक्सेंटर। ऐसे ही जब साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जोड़ते हैं तो उसको बोला जाता है सर्कमसेंटर, जो होता है 2 इंटू ए। ऑर्थो सेंटर जो होता है आपका ऑल्टीट्यूड्स और परपेंडिकुलर को जोड़ के बनाया जाता है, जिसको बोला जाता है 180 माइनस ए, ठीक है। कैसे याद रखेंगे ना, ऑर्थो में आप देख रहे हो 2 ओ है, तो यहाँ पे भी 180 में 0 है, जो देखने में एकदम ओ की तरह है। तो ऑर्थो सेंटर वाला 180 माइनस से आप याद रख सकते हो। इन सेंटर और एक्सेंटर आपको आराम से याद रहेगा क्योंकि दोनों भाई भाई है, एक में प्लस है एक में माइनस है। ज़्यादातर केस में आपको इन सेंटर ही पूछता है, कभी कभी एक्सेंटर भी पूछ लेता है। और सर्कम सेंटर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है बीएससी, ये होता है दुगना 2 इंटू ए। क्लियर है। तो कैसे आपको याद रखना है और क्या क्या याद रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये था आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप लोग पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो एट फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही अगर किसी को लगता है
कि किसी भी क्वेश्चन में इससे भी बेटर अप्रोच हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग का टीम का जो मेल आईडी है रिवाइज properly@gmail.com, यहाँ पे भी आप लोग मेल भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन भी है तो भी आप लोग मेल कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग वीडियोस को अपने काम में लें, अच्छे से यूटिलाइज करें, कैसे हम लोग वीडियो से प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये सब बहुत बेसिक सा चीज़ है, लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है कि पूरा प्रॉपर आइडिया नहीं रहता है तो थोड़ा सा वो लोग भटक जाता है। ठीक है, चीज़ों को करता है लेकिन प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा सही नहीं रहता। तो प्रैक्टिस कैसे करना है समझ लीजिए। आपने वीडियो को स्टार्ट किया, वीडियो को स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चन को देखते ही आपको पॉज कर लेना है। पॉज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपका अप्रोच बेटर ना हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे लेकिन किसी भी तरह आपको आंसर तक पहुंचना है। इसके बाद आपको वीडियो को देखना है। अगर आपने देखा कि अप्रोच कुछ बेटर है आपसे तो आप सीख लीजिए अप्रोच को अच्छे से, क्या किया गया है समझ लीजिए। ठीक है, अगर देखा कि सही अप्रोच है आपका भी और वीडियो का भी, तब आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये पॉज वाला बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में आपको पॉज करके ज़रूर से ज़रूर खुद से खुद आपको पहले ट्राई करना ही है, तभी आपको ये प्रैक्टिस काम में आएगा। क्लियर हुआ बात? ओके, नेक्स्ट देखिए, जितना क्वेश्चन है उसका आपने पहली बार वीडियो के साथ प्रैक्टिस तो किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे क्वेश्चन जो है एक ही फ्लो पे आपका नहीं बनेगा। अब ये जो फ्लो टूट रहा है ये किसी भी तरह से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं बने आपसे, हो सकता है क्वेश्चन को आपने मिसरीड किया, आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग गया, हो सकता है आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। ठीक है, किसी भी तरह का फ्लो टूटने वाला अगर बात हुआ मतलब क्वेश्चन मेरा पहला फ्लो में नहीं बना, अगर ऐसा हुआ तो तुरंत आपको उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है और एटलीस्ट 1 वीक का गैप देना है। गैप देने के बाद उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है। आप देख ही रहे हो चैनल का नाम भी है रिवाइज, इसीलिए चैनल का नाम रिवाइज रखा गया है, सो दैट जब भी आप चैनल का कुछ भी देखो, चैनल से जुड़े रहो, तो आपको हमेशा ये दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को रिवाइज करना है जो मैंने पहले पढ़ा है। हो सकता है वो मैथ हो सकता है वो जीके हो सकता है करंट अफेयर्स हो। क्लियर है बात? अब आपको रिवाइज, जितना क्वेश्चन आपका अटक गया या पहला फ्लो में नहीं बना, आपको उसको उतना बार रिवाइज करना है जब तक वो आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे भी बात आता है, ये जो कितना बार रिवाइज करना है ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। हो सकता है आपके लिए वो 2 हो, किसी और के लिए वो 4 हो, या किसी और के लिए वो एक ही बार हो। ठीक है, लेकिन जब तक वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, 1 वीक का गैप भी देना है, इंपॉर्टेंट है ये। जब तक 1 वीक के गैप में वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है तब तक आपको उसको रिवाइज करना है। क्लियर है बात? खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और फिलहाल अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू।